वोट परसेंटेज क्या है इस समय की स्थिति के मुताबिक, किसके खाते में कितने वोट आ रहे हैं, उससे कुछ हद तक तस्वीर और साफ हो जाएगी। यहाँ बड़ी स्क्रीन के जरिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से वोटों का बंटवारा हुआ। यूपी का वोट परसेंटेज ये है, बीजेपी को 43% वोट मिला है अब तक उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी को 29% वोट मिला है, बीएसपी को 22% वोट मिल रहा है और अन्यों के खाते में 6% वोट आ रहा है। ये उत्तर प्रदेश का वोट परसेंटेज है, अपने आप में ऐतिहासिक है। 43% वोट मिलना चुनाव में किसी पार्टी को, क्योंकि केंद्र में भी अब तक यही कहा जाता है कि 69% लोग तो मोदी के खिलाफ जो अंतर होता था वो 3-4% का हुआ, 3-4 अधिकतम परसेंट का अंतर होता था। और आपको याद होगा आप अंतर देखिए, कई चर्चाओं में यह भी हुआ, विपक्ष के नेताओं ने कहा कि आप किस मुंह से इस सरकार की बात कर रहे हैं कि जनता पसंद करती है। 69% लोगों ने तो इनके खिलाफ ही वोट किया है, 31% वोट मिला है केंद्र की सरकार को। उत्तर प्रदेश की जनता ने उस सवाल को काफी हद तक सॉल्व करने की कोशिश की है। 43% वोट बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। अब आपको हम पंजाब की तस्वीर दिखा देते हैं, पंजाब का वोट का बंटवारा किस तरीके से हुआ। शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को 32% वोट मिला है, कोई बड़ी बात नहीं है, पिछली बार जब सरकार बनी हो तब भी इतना ही मिला। लेकिन कांग्रेस को 41% वोट पंजाब में मिल रहा है, आम आदमी पार्टी को 24% वोट मिल रहा है और अन्यों को 5% वोट पंजाब में मिल रहे हैं। ये पंजाब का वोट परसेंटेज है, आप देख सकते हैं। ये पूरा चंक जो हरे रंग से आप रोहित, हमारे साथ स्मृति ईरानी भी हैं, वो थ्रू हो गई हैं और स्मृति जी के पास हम चलते हैं। पवन खेड़ा है कांग्रेस से, पवन खेड़ा कांग्रेस से हैं और स्मृति ईरानी स्मृति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अब तो हम आपको शुभकामनाएं भी दे सकते हैं और बधाई भी दे सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लेकिन बधाई के सच्चे पात्र नरेंद्र भाई हैं, उनके नेतृत्व और उनके कार्यकुशलता का ये प्रतीक है। बधाई के पात्र अमित भाई हैं, जिनका संगठन कौशल इस जीत को प्रतिष्ठित कर रहा है। बधाई के पात्र हमारे कार्यकर्ता हैं और विशेष रूप से आभार और धन्यवाद के पात्र जनता जनार्दन है, जिसने हमें एक हिस्टोरिक मैंडेट दिया है। जी स्मृति जी, कोई एक खास एक फैक्टर अगर आपसे पूछा जाए कि जो इस जीत के लिए जिम्मेदार है, आप किसको मानती हैं? या इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स? मैं 2-3 विषयों पर सुधीर जी, लॉट ऑफ फैक्टर्स, 2-3 विषयों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। एक तो विकास के मुद्दों को लेकर जब हम जनता के सम्मुख गए तो कई लोगों ने इस बात की अटकलें लगाई कि सपा, बसपा और कांग्रेस का एक सेट वोट बैंक है। कहीं ना कहीं इस बात को, इस धारणा को वो प्रतिष्ठित करना चाहते थे या प्रस्तुत करना चाहते थे कि वोट बैंक के लिए अगर आप काम ना भी करें तो भी आपका वोट पक्का है। मुझे लगता है वो भ्रम आज टूटा है। एक और भ्रम जो टूटा है कि ये यंग नेतृत्व है जिसका साथ बहुत पसंद आएगा उत्तर प्रदेश को। एक और भ्रम टूटा है कि गांधी सिबलिंग्स में से एक सिबलिंग वेटिंग रूम में है, जब आएंगे तो उससे रिवाइवल होगा। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस बात को कहा कि भाई स्ट्रैटेजी बैकरूम की सब प्रियंका जी बना रही हैं। तो आज अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए तो सिर्फ राहुल जी को नहीं, मुझे लगता है स्ट्रेटेजिकली हर कई खेमों को उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के खेमे में उठानी पड़ेगी। एक पक्ष ऐसा भी था कि मुलायम सिंह जी को नकार के अखिलेश जी जनता के बहुत चहेते हैं और डिम्पल जी बड़ी जनता की चहेती हैं, उसके बारे में भी जनता जनार्दन ने रिजाउंडिंग अपना एक एम्फेटिक नो बोला है। और विशेष रूप से एक महिला होने के नाते मैंने उत्तर प्रदेश में जो देखा कि लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हालत का जिम्मेदार लोग सपा को ठहरा रहे थे और कांग्रेस और सपा का अलायंस, लोगों की समझ में आ रहा था कि ये अलायंस जनता की भलाई के लिए नहीं किया जा रहा, उनकी राजनीतिक साख बचाए रखने के लिए किया जा रहा है। साथ ही जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि नरेंद्र भाई का जहां जहां आगमन हुआ, इलेक्शन कैंपेन का ग्राफ बढ़ता गया। लेकिन उससे पहले अमित भाई ने जिस प्रकार से एक संगठन का ग्राफ वहाँ रचा था, उसका बहुत बड़ा लाभ हमें हुआ। जी स्मृति जी, आप तो खुद अमेठी से चुनाव लड़ चुकी हैं राहुल गांधी के खिलाफ, और उस वक्त जब आप अमेठी में आपने प्रवेश किया था तो गांधी परिवार को, राहुल गांधी को बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगा था। और तब भी हमने देखा था काफ़ी एक तरीके से हीटेड एक्सचेंज होते थे आपके बीच में और राहुल गांधी के बीच में। व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जीतना और कांग्रेस का हारना, खास तौर पर अमेठी में भी कांग्रेस का हारना, आपको कितनी खुशी देता है?
आज इतिहास एक ये भी रचा जा रहा है कि अमेठी में 5 विधानसभा सीट हैं, तिलोई, गौरीगंज, अमेठी, सलोन और जगदीशपुर, और 5 में से 4 विधानसभा सीट जो स्वतंत्र भारत में हम कभी नहीं जीते। ऐसा नज़ारा कभी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया, वो आज जनता के आशीर्वाद से दिखाई दे रहा है। पर्सनल फ्रंट पे मैं इतना कहना चाहूँगी सुधीर जी कि 2014 का लोकसभा का जो कैंपेन था उसमें प्रधानमंत्री जी की अंतिम सभा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में हुई थी, और तब अमेठी की जनता ने कहा था अमेठी है तैयार मोदी सरकार। और मुझे लगता है वो तैयारी न सिर्फ लोकसभा के चुनाव के लिए थी, बल्कि साथ ही अमेठी की जनता उत्तर प्रदेश में भी एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दे रही थी। तो अपने आप में वो आशीर्वाद न सिर्फ 14 में फला फूला बल्कि 17 में भी वो आज प्रमाणित हो गया है। तो मेरे लिए तो खुशी की बात ये है कि जिस गांधी परिवार के बैस्टियन को उन्होंने 6-7 दशकों तक अपना मान के चला था, भले ही उसमें काम ना करें, उस बैस्टियन में से जनता जनार्दन ने कहा कि अगर विकास की अपेक्षा किसी से कर सकते हैं तो उस नेता का नाम सिर्फ नरेंद्र मोदी है। जी, अब ऐसा लगता है कि 2019 में आप फिर से अमेठी से अगर चुनाव लड़ेंगी तो नतीजे पलट सकते हैं इस बार आपके लिए। देयर इज लॉट ऑफ होप फॉर यू नाउ। मैंने 14 में कहा था सुधीर जी कि 19 में कौन कहाँ से कैसे लड़ेगा वो निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगी, लेकिन इतना ज़रूर था कि मैं जब 14 में अमेठी गई थी तब प्रियंका जी ने कहा था स्मृति ईरानी हूँ। आशा करती हूँ कि आज जवाब मिल गया होगा। लेकिन एक बात है, स्मृति ईरानी अगर यूपी की सीएम बन जाएंगी तो 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने की तो वैसे ही उम्मीद खत्म हो जाएगी। नहीं, मुझे लगता है ये सारी अटकलें जो हैं आज हर चैनल को तब तक वो लगाते रहेंगे जब तक पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी कोई घोषणा नहीं करती। मेरा आपसे निवेदन है कि सुधीर जी कभी भी ऐसी खबरों पर ध्यान नहीं देते जो बिल्कुल अटकलों तक अपने आप को सीमित करें। नहीं, हम खबरों पर नहीं दे रहे हैं। अगर आप प्रमाणित बात कोई कहना चाहें तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय का आपके फैंस हैं, इंतजार आपके करिए। फैन क्लब्स हैं, देखिए वो लोग चलाते हैं, वो डिमांड करते हैं, और बीजेपी में खास तौर पे कुछ लोग हैं जिनके फैन क्लब्स खुल के कहते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा फैन क्लब आज सबसे बड़ा फैन क्लब अगर किसी का प्रस्तुत हुआ है या सामने आया वो है नरेंद्र मोदी फैन क्लब, और उस फैन क्लब का हिस्सा सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता अथवा नेता नहीं है। उस फैन क्लब का हिस्सा हर वो नागरिक है जो वाकई में चाहता है कि देश में बदलाव हो, जो वाकई में चाहता है कि विकास का सपना जो इतने सालों से लोगों को दिखाया जा रहा है वो सपना साकार हो, और वो तभी संभव है जब नरेंद्र मोदी का साथ, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व प्राप्त होता है। जी, तो स्मृति जी, इससे हमें जो सीख मिलती है क्या वो ये है कि अब तक जो पार्टियां और जो नेता अपने वोट बैंक को लॉकर में रखते थे और चाबी अपनी जेब में रखते थे और सोचते थे कि ये लॉकर तभी खुलेगा जब हम इसकी चाबी घुमाएंगे, वो लॉकर और वो वोट बैंक सब टूट गए हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान तब होता है जब आप ये मान के चलते हैं कि मैं भले ही विकास ना करूं, मैं भले ही जनता की उम्मीदों पर खड़ा ना उतरूं, जनता फिर भी इतनी भोली भाली है कि झांसे में आकर वोट देगी। तो ये जो भ्रम आज उत्तर प्रदेश की जनता ने तोड़ा है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इसी में विकास का आगे का मार्ग प्रशस्त होता है कि आप किसी भी एक वोटर को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। संगठन का हमारा जो अप्रोच था वो भी इस बात को प्रदर्शित कर रहा था कि अमित भाई ने एक एक सीट पर बैठकर जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व के साथ संगठन को और सशक्त किया है, उसी का परिणाम आज है कि नेतृत्व, कैंपेन ट्रेल में संगठन कौशल, ये सब का एक समावेश हुआ है और जनता जनार्दन ने उसी को अपना वोट दिया है। जी, स्मिता प्रकाश हमारे साथ हैं, एएनआई की एडिटर, वो आपसे एक सवाल करना चाहती हैं। स्मृति जी, जो महिला वोटर्स हैं वो उन्होंने किस तरफ वोट दिया है इस बार? बिहार में हमने देखा दैट महिला वोटर्स दे काइंड ऑफ वोटेड फॉर नीतीश कुमार, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे कोई आपने कोई वेव कुछ देखा था? इज इट पॉसिबल दैट महिला वोटर्स को एक कंसोलिडेटेड ग्रुप की तरह देखा जा सकता है अब? स्मिता जी, हमने जनवरी के पहले सप्ताह में इन महिलाओं के साथ संवाद करने का कार्यक्रम प्रदेश भर में किया, जो अपने आप में अनोखा इसलिए था क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने विशेषतः महिलाओं को और उनकी चिंताओं को एड्रेस नहीं किया था। साथ ही हम लॉ एंड ऑर्डर की बातों को जब महिलाओं के सम्मुख रख रहे थे, मैंने स्वयं अखिलेश जी होम मिनिस्ट्री के इंचार्ज थे, उनकी देखरेख में जिस प्रकार से पूरा तंत्र प्रशासन का टूट रहा था, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा तंत्र जो बिखर रहा था, वो महिलाओं
महिलाओं के लिए चिंता का विषय था। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार के लिए गई और मैंने जब जनता जनार्दन से पूछा कि क्या आपकी गली में, आपके मोहल्ले में इस बात का भय है कि सुबह अगर कोई बच्ची कॉलेज जाती है या स्कूल जाती है तो उसको कहीं ना कहीं अपमान का घूंट पीना पड़ता है, तो अक्रॉस द लाइन सबने कहा, आई मीन इसमें कोई दो राय नहीं थी कि वो किस संप्रदाय से थे, किस धर्म से थे, किस जाति से थे, सबने कहा कि जी हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है कि एक तो सड़क चलने के लिए है नहीं, और अगर हो टूटी फूटी तो भी उस पर चलो तो कम से कम महिला को तो अपमानित होना निश्चित था। और साथ ही इस बात का भी डर था कि अगर अपमान हुआ भी, कानून टूटा भी, तो पुलिस स्टेशन में कोई सुनवाई नहीं होगी, ना पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगर हम जाके कुछ बोलें भी और अगर उस व्यक्ति का कोई भी रिश्ता सपाई से है, सपा के किसी नेता से है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये बिगड़ता लॉ एंड ऑर्डर जो है महिलाओं के लिए प्रमुख रूप से बहुत बड़ा विषय रहा है, और उन्हें बिल्कुल इस बात का विश्वास नहीं था कि अखिलेश या मायावती जी या राहुल गांधी के नेतृत्व के चलते उन्हें इस प्रकार की सुरक्षा मिलेगी। सुरक्षा की अपेक्षा उन्हें सिर्फ भाजपा से है। स्मृति, हमारे साथ यहाँ राहुल रोशन है, युवा पत्रकार है और सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। उनके पास भी आपके लिए एक सवाल है। राहुल, पूछिए, क्या सवाल पूछ रहे हैं? मैं बिहार और यूपी बिहार से यूपी तक का जो जर्नी है उस पर सवाल पूछना चाहता हूँ कि जितनी ताकत बिहार में लगाई थी उतनी ही बीजेपी ने यहाँ भी लगाई, तो और नतीजे बिल्कुल अलग हुए। तो क्या बिहार में कुछ गलतियाँ थी, उनसे सीखी पार्टी ने कुछ सीखा, तो वो क्या था? या फिर इनको लगता है माहौल चेंज हो गया है तब से, उसके कारण बीजेपी को फ़ायदा मिला, या पॉलिटिकल इक्वेशंस? इन तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या लगता है कि फ़र्क पड़ा? मैं राहुल जी से कहना चाहूँगी कि समीक्षा सिर्फ हार जीत की नहीं होती, समीक्षा और कार्य हर मुद्दे पर होता है, चाहे वो मुद्दा सरकार से जुड़ा हो, चाहे वो मुद्दा संगठन से जुड़ा हो। और मुझे लगता है खासियत ही भाजपा की सबसे बड़ी ये है कि हम संगठन को और सशक्त करने पे बल देते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो हमने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को किस तरह से एकत्रित करना, किस तरह से संगठित करना, बूथ लेवल पर कैसे काम करना, इस पर बहुत जोर दिया। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उड़ीसा के अगर आप नतीजे देखें तो वो भी इसको कहीं ना कहीं आपको संकेत देता है कि संगठन कौशल को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, किस प्रकार से हर बूथ पर, हर विधानसभा पर रचना की जाए, उस विधानसभा अथवा उस बूथ के अनुरूप, उससे बहुत बड़ा फायदा मिलता है। तो मात्र ये कहना कि एक इलेक्शन की समीक्षा होती है, ये सही नहीं है। समीक्षा हर मुद्दे की होती है, समीक्षा हर अप्रोच की होती है, समीक्षा हर स्ट्रैटेजी की होती है। जी स्मृति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपको होली की बहुत बहुत नहीं होता, बदलाव ही परिभाषित करता है नेतृत्व को। जी, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आपके लिए 2 दिन आपको भी पहले ही आ होली गई। की शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।